नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान हर हाल में एटम बम हासिल करके ही रहेगा और यह बात यूं ही नहीं की जा रही है। इजराइल से युद्ध विराम हो चुका है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बरसाए हैं और गाजा में भी कहने को तो 60 दिन के सीज फायर की बात इजराइल मान चुका है। कहने को इसलिए क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया है वो हिलाकर रख देने वाला है। 48 घंटे में 300 लोगों की मौत गाजा में रिपोर्ट हुई है। दूसरी तरफ हर तरफ एक सन्नाटा है। कहते हैं कि शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। शांति सुकून देती है, सन्नाटा डराता है, खौफ से भर देता है। और यह सन्नाटा भी कुछ यही बतला रहा है। क्या कुछ भीषण होने वाला है? अमेरिका की चुप्पी हर किसी को चुभ रही है, लेकिन ईरान अपनी तैयारी में लग चुका है और चल पड़ा है उत्तर कोरिया की राह पर, वो भी उसी की मदद के साथ। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आज सब आपको बताएंगे। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह पूरा युद्ध छिड़ा था। पहले अमेरिका ने ईरान के साथ बात की, एक नहीं 5 दौर की बातचीत हुई। दूसरी तरफ इजराइल को हमला करने की हरी झंडी सरीखी थमा दी गई। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हमला करने की हरी झंडी। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बहाना बनाकर राइजिंग लायन ऑपरेशन छेड़ दिया। ईरान पर यकायक हमला बोल दिया। दुनिया को अमेरिका यह दिखा रहा था कि वो बातचीत कर शांति का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अमेरिका जब यह कह रहा था कि वो 2 हफ्ते में यह तय करेगा कि युद्ध में उतरे या नहीं, तब वॉशिंगटन में सीक्रेट मीटिंग में तय किया जा रहा था कि अटैक कैसे किया जाए। अटैक होगा तो कैसे होगा और क्या यह कामयाब होगा कि नहीं। फिर रातों रात अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान के परमाणु अड्डों पर कहर बनकर टूट पड़े। खूब बम बरसाए गए और दावा यह किया गया कि ईरान के सारे परमाणु अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसने अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सबकी नींद उड़ा कर रख दी। क्योंकि रिपोर्ट में यह बताया गया कि ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के हमले के पहले ही अपने यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया था और अब इसी यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान खुद को परमाणु संपन्न बनाने के लिए करने जा रहा है। एक खबर तो यह भी है कि वो जो B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए थे, उसमें एक B-2 बॉम्बर प्लेन जो है वो वापस लौटा ही नहीं। वो कहां है, इसको लेकर भी तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं। लेकिन इस पर ना जाते हुए दूसरी खबर की बात करते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। खबर यह है कि ईरान IAEA से बाहर हो चुका है। ईरान की संसद में इसे लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। दरअसल दुनिया भर में परमाणु संवर्धन की निगरानी करने का काम इस एजेंसी की जिम्मे होता है। उसके लिए जरूरी है कि इस एजेंसी के साथ संबंधित देश का करार हो। राफेल ग्रॉसी आपको मालूम है कि IAEA के चीफ हैं और राफेल ग्रॉसी अभी ईरान से जब बातचीत चल रही थी तो उनकी तरफ से बयान भी तमाम तरीके के निकलकर सामने आए थे। उन्होंने ईरान का दौरा किया था। लेकिन IAEA के काम के बारे में अभी समझ लेते हैं। उसके बाद IAEA की तरफ से क्या क्या किया गया ये भी बताएंगे। IAEA के इंस्पेक्टर्स उस देश में चल रही परमाणु गतिविधि पर नजर रख पाते हैं। इसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है। ईरान के मामले में भी यही हुआ था। IAEA की तरफ से लगातार रिपोर्ट जारी की जा रही थी और रिपोर्ट जारी करते करते ये चेतावनी तक दे दी गई थी कि अगर अभी नहीं रोका गया तो ईरान इतना यूरेनियम संवर्धन यानी कि जुटा चुका है कि वो 3 से 6 महीने में परमाणु शक्ति बन सकता है। वो कभी भी परमाणु बम बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगा, वो भी एक नहीं 9 बम। IAEA की इसी रिपोर्ट का हवाला देकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने या समाप्त करने का दबाव बनाने लगे।
लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था, तभी ईरान के सांसद की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया था कि ईरान को आईएईए से बाहर निकल जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आईएईए की तरफ से जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया, तब आईएईए की तरफ से यह कहा गया कि ईरान ऐसा कोई बम नहीं बना रहा था। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया जो विभाग है, उसकी चीफ जो हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था और उन्होंने भी कहा था कि ईरान जो है वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा था, यानी कि परमाणु बम नहीं बनाने जा रहा था। अब ईरान ने आईएईए के साथ सहयोग ना करने का फैसला कर लिया है। इसके मायने क्या हैं, ये समझ लीजिए। कैसे सहयोग नहीं किया जाएगा, कैसे इससे बाहर निकला जाएगा। दरअसल परमाणु अप्रसार संधि आपने समझा होगा, सुना होगा इसका नाम। इसमें तमाम देश साझीदार हैं, इसका हिस्सा भी है। ईरान भी इसका हिस्सा है, लेकिन अब ईरान नहीं चाहता कि वो इसका हिस्सा आगे तक बना रहे। इसका सीधा मतलब ये कि आईएईए के साथ वो नहीं रहेगा, और आईएईए के साथ नहीं रहेगा तो आईएईए के इंस्पेक्टर्स, जो कि ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की चेकिंग कर लिया करते थे और उसी आधार पर रिपोर्ट बना दिया करते थे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो चेकिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नहीं हो पाएगी। आईएईए से अलग होने के बाद अब अगर ईरान बम बनाने के काम को शुरू करता है तो उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। ऐसे में अगर आईएईए को ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट का निरीक्षण अगर करना भी है तो उसे ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से बाकायदा परमिशन लेनी होगी। आपको बताएं कि उत्तर कोरिया का भी आईएईए से कोई करार नहीं है, वो परमाणु अप्रसार संधि जो है उसका हिस्सा नहीं है। और यही वजह है कि साल 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण कर सबको चौंकाया था। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की सबसे बड़ी ताकत उसके एटम बम है, वही एटम बम जिसके दम पर किम जोंग खुल्लम खुल्ला अमेरिका तक को धमकाने से पीछे नहीं हटते। अब अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने किम जोंग के एटमी प्लान को लेकर एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। इसे लेकर बोल्टन ने एक नहीं बल्कि 4 बड़े बड़े दावे किए। दावा नंबर 1, ईरान के एटम बम वाले प्लान में किम जोंग का अहम रोल है। दावा नंबर 2 कि गुपचुप तरीके से ईरान की मदद करने का काम नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है, यह सबसे बड़ा दावा है। और चौथा दावा यह है कि नॉर्थ कोरिया में भी ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर है। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन बोल्टन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कहा कि उनको यह सबसे बड़ी फिक्र है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्से उत्तर कोरिया के एक पहाड़ के नीचे भी हैं। और यह बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। जॉन बोल्टन का दावा यही है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ब्रूस बैक्टोल ये मानते हैं कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के पीछे नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा हाथ है। वो दरअसल एक स्पेशलिस्ट हैं और नॉर्थ कोरिया पर कई सारी किताबें भी उन्होंने लिखी। बैक्टोल के माने तो ईरान को यूरेनियम की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से हुई, और यही नहीं, ईरान के 3 अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर फोर्दो, नातांज और इस्फहान को बनाने में भी नॉर्थ कोरिया ने ही मदद की थी। अब नॉर्थ कोरिया की पूरी कोशिश है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाए। बड़ी बात यह है कि साल 2003 में नॉर्थ कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आ गया था, और इसके 3 साल के भीतर ही उसने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हिला कर रख दिया था। अब सवाल यह है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो यूरेनियम कहां है? सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो परमाणु केंद्र जो था उसके बाहर 16 ट्रक्स का काफिला दिखाई दिया था। आशंका ये जताई जा रही थी कि इन्हीं ट्रकों के जरिए यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया था। उधर अमेरिका के उप राष्ट्रपति डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो हैं जेडी वेंस, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमले से पहले गायब हुए 400 किलो यूरेनियम के बारे में ईरान से हम बात करेंगे। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा जाए
तो 3 मुल्कों का हमेशा उससे साथ मिलता रहा है। कौन कौन से 3 मुल्क हैं? एक है चीन, दूसरा है रूस और तीसरा है नॉर्थ कोरिया। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में तैयार हुआ। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए थे। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों के अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की थी, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्र में काम कर रहे हैं। आज नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम हैं और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की ईरान के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण को लेकर पार्टनरशिप है। और यही कारण है कि दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन ही खामनेई के एटमी बम वाले सपने को साकार करवा सकते हैं। धन्यवाद।